तो देखो जीपी का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तूने मुझे सही बताया, लेकिन कोई भी तीन वैल्यूज जीपी में है या नहीं है ये जानना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसका सबसे पहला इसका डेफिनेशन होता है कि इफ थ्री वैल्यूज आर देयर और तुम कह रहे हो कि वो जीपी में है, तो बी बाई ए मस्ट बी इक्वल्स टू सी बाई बी, और ये दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, एक फिक्स्ड रेशियो के साथ, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो अगर तुम ये चीज समझ जाओगे तो फिर यहां से एक रिलेशन आ जाएगा, दैट इज आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग तुम्हें मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 मैं पूछूंगा कि ये जीपी में है या नहीं। अभी तो ये छोटे नंबर्स हैं तो तुम देख के बता दोगे, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा है कि तुम्हें बताने में दिक्कत हो रही है तो सिर्फ ये देखना है कि जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर करने पे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट की वैल्यू के ये इक्वल आ जाए, तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। मतलब तुम ये भी कह सकते हो कि इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर देयर इज अ कॉमन रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। अच्छा ये तो हो गया डेफिनेशन। अब बताओ कितने टाइप्स के जीपी पता है तुम्हें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीपीज आर देयर। अच्छा मैंने तीन बना दिया, इसका मतलब गेस करने की कोशिश करो कितने टाइप के होंगे, तीन होंगे, लेकिन कौन कौन से ये बताओ। जीपी के तीन टाइप्स होते हैं, मैंने एक तरह से ये तीन एरो बना के ये बता ही दिया, बट ये होते कौन कौन से हैं, एनी आइडिया। हम्म ये क्या नॉन जीरो नंबर बोले जा रही है, नॉन जीरो नंबर के लिए होते हैं वो मालूम है मुझे, लेकिन मुझे टाइप्स चाहिए, टाइप्स। फाइनाइट जीपी, अच्छा वैसा कह रही है। नहीं नहीं सभी बोल दिया तूने, फिर नेगेटिव भी बोल देगी नहीं। जीपी तीन तरह के होते हैं, सबसे पहला होता है इंक्रीजिंग जीपी, दूसरा होता है डिक्रीजिंग जीपी, और तीसरा होता है कांस्टेंट जीपी। कोई भी पूछे तो वो सब मत बोलना, ये बोलना। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, जैसे सपोज कर लो 1 2 4 और मैंने डाल दिया डैश। अब बताओ डैश में, हाँ कॉमन रेशियो इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो हम लोग बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग जीपी है। हाँ जैसे 1 2 4 के बाद तुम्हारा नेक्स्ट नंबर 8 आने वाला था, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो 2 है विच इज ग्रेटर देन 1। अब उसी तरीके से इसी को उल्टा करके लिख लो, 8 4 2 डैश। अब बताओ डैश में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुमने देख लिया कि जो कॉमन रेशियो है दैट इज 1/2 विच इज लेस देन 1। तो जब तुम्हारा कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो वो इंक्रीजिंग जीपी है, जब वो लेस देन 1 है तो वो डिक्रीजिंग जीपी है। अब बताओ कांस्टेंट जीपी क्या होता है फिर, 1। जैसे मान लो नंबर सेम ले लिया मैंने 2 2 2 2 2 और फिर पूछा क्या होगा, तुम बोलोगे सर 2 ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो आ रहा है 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो जब r इक्वल्स टू 1 होता है तो वो कांस्टेंट जीपी होता है। अब बताओ जीपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं, क्या बताया हुआ है तुम्हें। डेफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गए। अब कोई भी जीपी अगर दिया हुआ है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन ले लेते हैं 1 2 4, नेक्स्ट बोलूंगा बता दोगे, उसके नेक्स्ट बोलूंगा बता दोगे। लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि मुझे 25th टर्म चाहिए इस जीपी का, तो डू वी हैव एनी फॉर्मूला, जैसे एपी में अगर कोई टर्म निकल, हाँ डू हैव बोलो। सब उल्टा सीधा, नहीं 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 ये इसका फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला जो तुम बोल रहे हो ये सम अप टू एन टर्म्स का है, वो भी तब जब आर इज लेस देन 1। इसके लिए फॉर्मूला तुम खुद बनाओगे, देखो सबसे पहला टर्म को ले लो ए। अब अगर तुम इसको जीपी कह रहे हो तो जो इसका नेक्स्ट टर्म होगा वो इसके साथ कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके आएगा, दैट मीन्स अगला टर्म होगा ए आर। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखना है तो अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई आर विथ इट, तो ये बन जाएगा ए आर स्क्वायर। अब यहीं से पैटर्न देखेंगे, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आर का जो पावर है वो 0 है, सेकेंड टर्म को जब लिख रहे हो तो आर का पावर जो है उससे एक कम हो गया, मतलब कितना हो गया 1 हो गया। थर्ड टर्म जब लिख रहे हो तो आर का पावर एक कम हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपने आप जनरलाइज कर लेंगे कि अगर मुझे किसी भी एपी का nth टर्म लिखना है तो उसका फॉर्मूला होगा ए आर n-1। नाउ दिस इज व्हाट इज टू बी यूज टू कैलकुलेट दिस। तुमको अगर 25th टर्म चाहिए तो तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा ए आर के पावर में 24। अब ए यहाँ पे 1 है, कॉमन रेशियो 2 है, तो 2 की पावर में 24, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर में 24।
तो nth टर्म का फॉर्मूला हो गया ए आर के पावर में n-1। ये पहला फॉर्मूला है जिसको हमें यूज करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। उसके बाद दो फॉर्मूलाज और होते हैं, सम अप टू n टर्म्स, बताया होगा। ये फॉर्मूला दो हिस्सों में बटा होता है, मतलब इस फॉर्मूला के दो पार्ट्स बना लो। एक फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आर ग्रेटर देन 1 है, एक फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आर लेस देन 1 है। अब बताओ इसमें एस एन का फॉर्मूला क्या होगा और इसमें एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। हम्म हम्म ब्रैकेट में आर के पावर में n-1 अपॉन r-1, और जब लेस होगा तो a1 माइनस आर के पावर में n अपॉन 1 माइनस आर। वो तो हम देख के बता देंगे कि कौन से वाले का जीपी का आर ग्रेटर देन 1 है और कौन सा वाला लेस देन 1 है। अच्छा, सम अप टू इन्फिनिटी के बारे में भी कुछ बताया है, तुम्हारे बुक में नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ, वो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पे, वैसे यूज यहाँ नहीं होगा। सम अप टू इन्फानाइट सीरीज, इन्फानाइट टर्म्स या इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी, क्या बताया था सर ने? हाँ बस ए अपॉन में 1 माइनस आर। तो तुम्हारे बुक में बेसिकली इन्हीं दो तीन फॉर्मूलाज के ऊपर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चूंकि तुमने तो ज्यादा कर लिया है तो बुक के क्वेश्चंस वैसे ही इजी लगेंगे, और वैसे ही मैंने रिवाइज तो अभी करा ही दिया, तो सारे फॉर्मूलाज एक बार दिमाग में आ गए हैं। तो एक एक करके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। खाना क्या खाया बता दे एक बार जल्दी से। लड़की ज्यादा खाना खाता है। मूवी देखा कुछ? तो कैसा था? छोड़, चल। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुमसे कह रहा है फाइंड द 10th एंड nth टर्म। जीपी दे रखी है 5, 25, 125 और ये डॉट 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 जा रहा है। क्वेश्चन के दो पार्ट्स बनाए उसने। पहले पार्ट में वो बोल रहा है कि गेट मी द 10th टर्म, और दूसरे पार्ट में बोल रहा है गेट मी द nth टर्म। बोलो क्या करने वाले हो? कर लोगे ये क्वेश्चन? हाँ करो 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 करो। कौन सा वाला बता रहे हो? 10th टर्म का आंसर क्या बता रहे हो? ए, ए क्या है पहले बताओ। इसमें फॉर्मूला तो तुम लिखोगे ए आर के पावर में 9। व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? एक 5, और आर क्या है? हाँ तो 5 के पावर में 9 हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 5 के पावर में 10, वो निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, nth टर्म का फॉर्मूला तो ऑलरेडी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 5 लिखा पहले और फिर 5 के पावर में n-1। अब दोनों के पास बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। हाँ अब n हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है विच टर्म ऑफ द जीपी, मतलब उसने कुछ टर्म्स दे रखे हैं जीपी के, और वो पूछ रहा है कि 2, 8, 32 करके टर्म्स दे रखे हैं। वो पूछ रहा है कि ये बताओ कि किस नंबर पे 131072 आएगा। विच टर्म ऑफ दिस जीपी विल गिव यू दिस वैल्यू 131072? हो पाएगा? हाँ हाँ हाँ, वैसे ही समझ लो कि कौन से वैल्यू पे, कौन से टर्म पे ये नंबर आएगा 131072। कर कर कर, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। कर, क्या दिक्कत है? क्या किया ना, इन क्या कैसे किया बताना। सबसे पहले, हाँ
पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन हमें गिवन है 131072, ए है 2, आर भी है 2, ये बन गया तो 4 है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब इस 2 को इससे डिवाइड कर लेते हैं। 131072 को 2 से डिवाइड किया क्योंकि 4 को तो ले जा नहीं सकते यहाँ पे, तो ये डिवाइड होने पे तुमको दे रहा है 6 5 5 3 6। तो 4 के पावर में n-1 इक्वल आ गया 6 5 5 3 6। अब तुमको यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि ये किस वैल्यू पे 4 के पावर में आएगा, तो इसके लिए तुमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 4 से डिवाइड करो। हाँ, ये तो क्या बुक से देख ले रहा है क्या जल्दी जल्दी, मुझे तो बिना किए कैसे पता चलेगा। 4 की पावर में 8 इक्वल्स टू 4 की पावर में n-1, दोनों को काटोगे n-1 की वैल्यू 8 होगी, n इज इक्वल्स टू 9 होगा। इसका करेक्ट आंसर 9 है। नेक्स्ट, तो बुक को साइड में रख दे, बिल्कुल भी बुक देखना मत, नहीं तो फिर ना और बकवास हो जाएगा। अच्छा, अब बिना बुक देख के बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है थर्ड टर्म, एक जीपी का थर्ड टर्म है 24 के इक्वल और सिक्स्थ टर्म है 192 के इक्वल। तुम्हें बताना है क्वेश्चन में इसी जीपी का 10th टर्म क्या होगा। व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ दिस जीपी। अब बुक साइड में रख देना, तो घुस के मारूंगा टैब के अंदर। अब बुक को बिल्कुल हाथ मत लगाना, बता दे रहा हूं मैं। चल। तो सारा क्वेश्चन ना करेगी, आराम आराम से कर। हम लोग वेल एड चल रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सॉल्व करने पे पता चलेगा। जैसे थर्ड टर्म का मतलब हो गया ए आर स्क्वायर 24 दे रखा है, सिक्स टर्म का मतलब हो गया ए आर 5 जो कि 192 दे रखा है। अब मैं इसको यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ, ए से ए कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आर क्यूब जो कि 8 में जाएगा, 24 इसको काटेगा 8 में, तो हाँ आर की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि 2 का क्यूब ही 8 होता है। अच्छा, आर मिल जाने के बाद यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ आर इन दिस। जैसे तुमने अभी लिखा था ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 24, तो आर की जगह में 2 रख देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी 24/4 दैट इज 6। तो अब तुम्हारे पास में ए और आर तो आ गया है। बताओ 10th टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि बुक में ना इसका कंप्लीट आंसर दिया हुआ है, इसलिए पूरा सॉल्व करके बताना। ओके, तो 10th टर्म के लिए फॉर्मूला लगेगा ए आर के पावर में 9, ए तुम्हारा 6 आया था, 2 की पावर में 9। अभी 2 का कितना पावर तुम्हें याद है? 256 होता है 8 में, 2 की पावर 8 256 होता है, तो 2 की पावर 9 512 होगा।
और 512 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3072। ठीक है ये आंसर। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ये सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस चल रहे हैं। तुम्हें एक जीपी दे रखा है 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9, मतलब सम करके दिया हुआ है और उसने बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मतलब अगेन क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। ये तुम आराम से कर लोगे मेरे ख्याल से, क्योंकि जस्ट नाउ हमने अभी पढ़ा था। बट इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो कॉमन रेशियो है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो अलग फॉर्मूला लगेगा, और अगर कॉमन रेशियो आर लेस देन 1 है तो अलग फॉर्मूला लगेगा। तुम्हारे हिसाब से ये क्या है, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? कॉमन रेशियो कहाँ से ग्रेटर देन 1 हुआ बता। 2/3 को 1 से डिवाइड करेगा और 2/3 आएगा। 2/3 1 से ज्यादा होता है क्या? देखो कोई भी रेशियो 1 से बड़ा या छोटा कैसे पता चलता है? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो फिर वो लेस देन 1 होगा। चलो अब निकालो यहाँ से दोनों आंसर्स बताओ। बट ये जितने भी आंसर्स होंगे थोड़े से नहीं, पहला वाला तो नंबर्स के फॉर्म में है, दूसरा वाला एन के फॉर्म में होगा। तो एक बार करके देखो कितना आ रहा है। नंबर मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में। कर 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 फॉर्मूला सही से लगाना लेकिन। हाँ तो ए क्या है पहले बताओ, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। इस केस में एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर के पावर में एन अपॉन 1 माइनस आर। ए तुमने बता ही दिया 1 है और कॉमन रेशियो यहाँ पे 2/3 का है, और फर्स्ट पार्ट के लिए एन मेरा 5 है। चलो अब करो 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 2/3 होल रेस टू द पावर ऑफ 5 ब्रैकेट क्लोज, और फिर नीचे 1 माइनस 2/3। तो 1 माइनस 2/3 1/3 होता है तो ऊपर जाके 3 बन जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी है उनके पावर खोल लो। 2 की पावर 5 होता है 32, 3 के पावर में 4 होता है 243। तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 243 माइनस 32 होल अपॉन में 243। इस तरह से सॉल्व करना होता है। अभी 81 हो गया, बाकी 243 माइनस 32 करोगे तो वो बन जाएगा 211। आंसर हो गया 211/81। एसएन एसएन के लिए इस फॉर्मूले में कोई ज़्यादा चेंजेस तो करना नहीं, यही फॉर्मूला है। हाँ एन लगा देना, तो 1 तो 1 ही रहेगा, उसको रहने दो। 1 माइनस 2/3 का 3 ऊपर आ जाएगा, और आंसर में सिर्फ ये चेंज आएगा कि यहाँ पे 1 माइनस 2/3 के पावर में एन, मतलब ये आंसर तुम यहीं पे छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको कुछ टर्म्स दे रखे हैं। पहला टर्म है 3, उसके बाद है 3/2, फिर है 3/4 डॉट डॉट डॉट। वो पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव द सम। मतलब इस बार तुमको एस एन उसने दे दिया है, एन निकालने के लिए बोल रहा है। एस एन की वैल्यू है 3069 अपॉन में 512। यू हैव टू फाइंड एन। हो जाएगा ये क्वेश्चन खुद से? हाँ ट्राई क्या करेगी तो कर, फॉर्मूला तो एक ही है। अच्छा इसमें कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 बता पहले। कैसे ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है तेरा बार बार? कैसे निकालते हैं? थप्पड़ थप्पड़, अबे पागल है। कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकंड बाई फर्स्ट करना होता है। 3/2 को डिवाइड करेगा 3 के साथ, ये बन जाएगा 3/2 इंटू 1/3। अब ये काटो, कॉमन रेशियो आएगा 1/2। 1/2 क्या बड़ा होता है 1 से? हाँ तो फिर कर भी कर, पहले ही गलत बोल रहा। जल्दी है कैलकुलेशन, देखता हूँ मैं करके, रुको।
एस एन का फॉर्मूला लिख लिया पहले, ए इंटू वन माइनस आर के पावर में एन अपॉन वन माइनस आर। एस एन हमें दे रखा है 3069 अपॉन में 512। अच्छा, ए है 3, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 होल रेज टू द पावर ऑफ एन। नीचे 1 माइनस 1/2 करोगे तो हाफ आ जाएगा, हाफ का 2 ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया 6। अब इसके आगे हमें सिर्फ ये करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो इस 6 को थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करेंगे, क्योंकि हमारे पास में अब जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है उसमें ये 6 मुझे नीचे भेज देना चाहिए। हाँ, तो इसको नीचे भेज दो ना। यहाँ पे बच गया 1 माइनस हाफ रेज टू द पावर ऑफ एन। हमें एन की वैल्यू चाहिए। अब इसमें देखो कुछ कट रहा होगा, 3 से कट रहा है मेरे ख्याल से, ये 3 से ये कट जाएगा, ये बनेगा 1023, और नीचे ये 3 से कटेगा तो ये बन जाएगा 2। तो टोटल आ गया तुम्हारे पास 1023 अपॉन 1024। लेकिन हमें तो एन तक पहुंचना है, तो अब एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो माइनस हाफ ऑफ एन है उसको इधर ले आते हैं और इसको यहाँ भेज देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में ये आंसर दिख जाएगा। तो हाफ ऑफ एन को अगर मैं यहाँ लाता हूँ और इसको यहाँ भेजता हूँ तो तुम आंसर से एक स्टेप पीछे रह गए बस। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा 1 अपॉन 1024 हाफ के पावर में एन। अब तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है कि 2 का कौन सा पावर 1024 देता है। 2 के अभी कुछ पावर्स के बारे में हमने बात की थी, 9 तक 512 होता है। जैसे ही अगली वैल्यू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 हो जाएगा, मतलब n 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे सीधा आंसर आ गया, हाफ को काट के n इज इक्वल्स टू 10। अब ये तुम यहाँ पे आके रुक गए होगे कहीं पे ऐसे कोई स्टेप में, तो रुकना नहीं था, उसको आगे खींचना था। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन में भी करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज में फिर क्वेश्चन सब आएंगे जहाँ पे सारा कुछ खुद से करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दे रखा है तुम्हें। अच्छा, तुम लोग को वहां पे बताया गया होगा कुछ इस तरह से कि जब जीपी के टर्म्स लेते हैं तो वी हैव टू टेक इट एज ए बाई आर, ए एंड ए आर, बताया था। हाँ, तो कोई भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे वो बोल रहा है कि जीपी के टर्म्स हैं, तो तुम इसको ले लोगे ए बाई आर, ए एंड ए आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास 3 टर्म्स हैं जीपी के, जो कि मैंने ऑलरेडी लेट कर लिया है, और इसका सम है, सम ऑफ दीज 3 टर्म्स इज 13/12, और इन्हीं का प्रोडक्ट ये वैल्यू दे रखी है हम लोग को इक्वल्स टू -1। क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है कि ये तीनों वैल्यूज निकालो, ये तीनों टर्म्स उसे चाहिए, मतलब ए बाई आर चाहिए, ए चाहिए, ए आर चाहिए। और जब तुम ये निकालोगे तो तुम्हें आर और ए तो निकालना ही पड़ेगा, तो वो भी सोचो कि क्वेश्चन का ही पार्ट है। क्या 2 इक्वेशन को यूज करके तुम ये दोनों वैल्यू निकाल सकते हो, और वहां से ये तीनों, एक बार ये आ जाएगा तो ये तो तीनों निकाल ही लोगे। कैसे करोगे, करो एक बार जरा देखें। बिल्कुल आएगा, क्योंकि आर और आर तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ए क्यूब की वैल्यू आ गई -1, तो ए क्या होगा, -1 होगा। अब ए -1 मिल गया तो यहाँ पे पहले ही -1 लिख लो। अब इस -1 को उठा के इस इक्वेशन में पुट करो, तो ये बन गया माइनस का 1/r प्लस -1 फिर -r इज इक्वल्स टू 13/12। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखो कि यहाँ से r की वैल्यू क्या आने वाली है। कर सकते हो इसको, ये वाले को सॉल्व कर सकते हो। हाँ करो जरा देखें, ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ सा नजर आ रहा है। ऐसा कुछ हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में,
करो इसके आगे करके यहाँ से आर की ना पता है, याद रखना 2 वैल्यूज आएंगी और हमें कोई भी वैल्यू स्किप नहीं करना है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग 2 सेट ऑफ आंसर्स हियर। आर की 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, दोनों को कंसीडर करते हुए इस सीरीज को फाइंड आउट करना है। तीनों टर्म्स 2 अलग अलग वैल्यूज पे आएंगे। तुम उसको सॉल्व करके वहां से पहले आर निकाल लो, देखो कितना आ रहा है। हाँ, एक सेकंड, क्या बोला, फिर से बोलना, फिर से बोल, फिर से बोल। हम्म हम्म सब कुछ प्लस ही बोल दिया, सब कुछ प्लस नहीं होगा, कुछ तो माइनस होगा इसमें। कैसे किया बता, ये तेरे सामने ही तो इक्वेशन पड़ा हुआ है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, रुक जा। सबसे पहले आया -12, फिर -12r, फिर -12r² इज इक्वल्स टू 13r। अगर मैं सबको यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ जीरो छोड़ देता हूँ, तो 12r², चलो ठीक है, 25r + 12। अच्छा ठीक है, अब बताओ फैक्टर बना पाओगे इसके? ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 × 12 हो या 144 हो और ऐड करने पे 25 आ जाए। हाँ बना, अबे इससे टाइम लेने वाला है तू। मैं तुझे वैसे ही बता देता हूँ, 16 और 9 पे होगा ये। 144 लाना है ना, 16 और 9 पे हो जाएगा। 16, हाँ तो अब ये तो मैंने बताया ना, 16r + 9r + 12। अब इसमें से कॉमन लेंगे 4r, तो अंदर आ जाएगा 3r + 4। इसमें से कॉमन लेंगे 3, तो फिर से आ जाएगा 3r + 4। तो हमारे पास में r के 2 वैल्यूज आएंगे, एक 4r + 3, हाँ, और एक, हाँ राइट, दोनों ही नेगेटिव में आ रहे हैं। एक आ रहा है माइनस का 3/4 और एक आ रहा है माइनस का 4/3। सपोज कर लो मैं r -3/4 लेके निकालूंगा, तो मेरा पहला आंसर आएगा -1 अपॉन -3/4, ऊपर भाग गया, मतलब 4/3। दूसरे में ए तो हमने निकाला ही हुआ है, -1 है, और ए आर जैसे ही लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4। एक सेकेंड, -1 इंटू माइनस कर दिया +3/4। हाँ, तो 4/3 -1 एंड 3/4 इज वन सेट ऑफ आंसर। लेकिन ये मैंने आर की वैल्यू -3/4 रख के की है। अगर मैं आर की वैल्यू -4/3 ले लूं, तो फिर मेरा पहला टर्म हो जाएगा उल्टा, -1 अपॉन तो फिर पहला टर्म आ जाएगा मेरा 3/4, दूसरा टर्म तो चलो -1 ही है, और यहाँ फिर ये उल्टा होके बन जाएगा 4/3। मतलब इसको लेके चलोगे तो ये सेट ऑफ आंसर आएंगे, इस आर को लेके चलोगे तो ये तीनों आंसर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, ये पेपर में पूछता है कई बार, और बच्चे क्या करते हैं, एक किसी को छोड़ देते हैं, वो तुम मत करना, दोनों ही लिखना है। दोनों लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें दोनों आर की वैल्यू को कंसिडर करना है। चलो और 2-3 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स को खत्म कर लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर, ओके, उसके बाद अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार लो, ये हमेशा ही पूछता है पेपर। 7 77 777 4 बार 7, और ये फिर जा रहा है इस तरह से अप टू n टर्म्स। तुम्हें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स फॉर दिस पार्टिकुलर सीक्वेंस। ऐसे क्वेश्चंस किए हो वहां पे? करवाया होगा सर ने, पक्का करवाया होगा। हाँ, देखो तो याद कुछ भी नहीं होगा। चलो चल वे, देखो यार, हाँ बता बता, रुक जाओ, मैं पहले स्टार्टिंग दे देता हूँ। इसको हमें ऐड करना है अप टू n टर्म्स। क्या होना चाहिए पहला स्टेप, सोचो, अप टू n टर्म्स अगर सम फाइंड करना है। नहीं वे, तुझे पहले यहाँ पे ना कॉमन निकालना पड़ेगा, कुछ कॉमन ले सकते हैं इन सब में से। 7, जैसे ही तुमने कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा 1 + 11 111 1111, ये अब जा रहा है अप टू n टर्म्स। और ठीक इसके इमीडिएट बाद एक कॉमन स्टेप होगा कि 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सबको। तो अगर तुमने 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया सबको, तो ये सब करना, हाँ अब याद आया, राइट। ये 10 - 1, अगला वाला 10² - 1, फिर अगला वाला 10³ - 1, ऐसे करके ये जाएगा अप टू n टर्म्स। अब इसके बाद क्या करना है ये तुम बताओ, इसके आगे मैं नहीं बता रहा। इसके बाद क्या करना है, पहले यहां से 2 क्लासिफिकेशन होगी। हाँ एक सेकंड, 10 10² 10³ करके अप टू n टर्म्स एक ब्रैकेट बन जाएगा, और एक से माइनस का साइन कॉमन लेके 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स एक और बन जाएगा। तो 1 को तुम जितनी बार ऐड करो वो तो उतना ही देगा तुम्हें, अगर 2 बार है तो n हो जाएगा यहाँ पे।
तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया 7/9। लास्ट वाले के लिए तो मैं -n लिख दे रहा हूं क्योंकि 1 को तुमने n टाइम्स ऐड किया है। इसका सम तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बता, हाँ 10 इंटू 10 की पावर में n -1 और अपॉन में 9 -1। अब इसके आगे अगर सॉल्व करना है तो तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा, और अगर एलसीएम ले लिया स्टेप के बाद, स्टेप को अगर और थोड़ा आगे से सॉल्व करना चाहते हो तो 7/81 बाहर आ जाएगा, और ये जाने से पहले इसको एक 9 पकड़ाते हुए जाएगा। मतलब टोटल आंसर हो गया ये। इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो तो ब्रैकेट खोल दो, तो ये बन जाएगा 10 की पावर में n+1 -10 -9n। तुम्हारे बुक में हो सकता है यहाँ छोड़ा हो या फिर यहाँ छोड़ा हो, चेक कर लेता हूँ एक बार। उसने यहीं छोड़ दिया, इसी स्टेप में छोड़ दिया, तो तुम भी वहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ए पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। तो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस प्रीसीडिंग हिज ओन। तो यहाँ पे एक चीज समझो, पहले उसने बोला 2 पेरेंट, फिर उसने बोला 2 ग्रैंड पेरेंट्स, नहीं 2 के बाद 4 कर दिया, फिर 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कौन सी सीरीज चल रही है, जीपी। और उसने बोला है कि इसका जो 10th जनरेशन होगा उसमें कितने लोग आने वाले हैं। सीधा सीधा कहानी है, A2 हो गया, RB2 हो गया, N तुमको 10 दे दिया है। अब तुमको ये बताना है कि कौन सा, मतलब S10 निकालना पड़ेगा तुम्हें। SN का फॉर्मूला लगाएंगे A इंटू आर के पावर में n-1 अपॉन r-1। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि उसकी 10th जनरेशन में क्या होने वाला है, तो A की जगह 2 लिख दिया, ये हो गया 2 की पावर में 10-1 और नीचे 2-1। तो 2-1 तो 1 होता है, तो 2 यहाँ रह गया। 2 की पावर 10 अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, 1024 आया था -1, तो 2 इंटू 1023 होगा, आंसर इज 2046। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बुक में वर्ड प्रॉब्लम में होंगे आगे जाके, ये तो एग्जाम्पल क्वेश्चन था तो हमने कर लिया। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है जीपी का, और उसके बाद एक्सरसाइज तुम्हारा स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे जीपी तक खत्म कर लेते हैं, एक्सरसाइज हम लोग कल वाली क्लास में मॉर्निंग में करेंगे, टाइम वैसे भी है थोड़ा सा। तो जीएम करके एक कंसेप्ट होता है, जीएम के बारे में पढ़े हो थोड़ा सा भी, फुल फॉर्म ही बता दो चल। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बताओ। अबे फिर मार खाएगा, बोल रहा है पूरा टॉपिक कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन नहीं बता पा रहा है। अरे तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है? हाँ तो होता क्या ये तो बता। जैसे अरिथमेटिक मीन होता है, नहीं वो तो मीन का फॉर्मूला तू बोल रहा है, मैं ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा हूँ। अरिथमेटिक मीन भी पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन भी है, हार्मोनिक मीन भी है। तुम्हारे बुक में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों के बारे में बताया गया। याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है ऐसे वैल्यूज जिसको अगर हमने 2 वैल्यूज के बीच में डाल दिया, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी हो, तो उनके आने की वजह से ये पूरा सीरीज जो है वो जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके मैं बोलूंगा कि दिस आर माई जीएम। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज कर लो पहला नंबर है 1 और आखिरी नंबर है 256, और मुझे बोला जा रहा है कि इनके बीच तीन नंबर डालो, मतलब 3 जीएम डालो, क्योंकि वो चाहता है कि एक जीपी फॉर्म हो जाए। तो इसको करने के लिए जो भी तुम काम करोगे दैट इज एक्चुअली नोन एज जीएम। दिस इज GM1, GM2, GM3। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसका एक तरीका होता है। जो पहला नंबर है उसको ले लो A, और जो अगला एक्सट्रीम है उसको ले लो B, और सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें स्मॉल r निकालना होता है। स्मॉल r को निकालने का फॉर्मूला होता है B/A होल रेज टू द पावर ऑफ 1/n+1। अब तुम पूछोगे सर n क्या है? n उतने GM है जिनको तुम्हें पुट करना है इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में। कितने हाँ, नंबर ऑफ GMs, 3 GMs पुट करने हैं, तो n के जगह 3 आ जाएगा। A और B मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये बन जाएगा 256/1 के पावर में 1/3+1। तो 256 के पावर में कितना आ गया, 1/4। अब ये 4 के पावर में आता है वो, हाँ हाँ, तो फिर सीधा सीधा r की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, 4 मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ एक एक करके। जैसे 1 के साथ में 4 मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 4। 4 के साथ में 4 मल्टीप्लाई किया तो आएगा 16। 16 के साथ में 4 मल्टीप्लाई किया तो आएगा 64, और फिर 64 के साथ में 4 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कर भी दिए तो वो 256 हो जाएगा। तो तुमने जो 3 GM डाले हैं वो क्या है, 4, 16 एंड 64। आया कुछ समझ में? तो ये चीजें हैं एक्सरसाइज के अंदर में।
एक्सरसाइज में जाने से पहले अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब इसके आगे अब हम लोग कल की क्लास पे करेंगे, ठीक है? मॉर्निंग 11:30, राइट? चल, ठीक है, टेक केयर।